आज जो है हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज़ ट्राइबल मोमेंट्स। ट्राइबल मोमेंट्स और पीजेंट मोमेंट जो हैं वो यूपीएससी में बहुत बार आपको पूछी जाती हैं, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं इस पोर्शन को स्किप कर देते हैं। तो कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं हिस्ट्री के जिसमें आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंड ट्राइबल और प्रेजेंट मोमेंट से हर टाइम पे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, ज़रूर आता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राइबल मोमेंट से। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइबल्स कौन थे, उनका पूरा सिस्टम कैसा था। ब्रिटिशर्स की जब इंडिया में आए थे उनसे पहले उनका पूरा सिस्टम कैसा था। तो ट्राइबल्स जो थे दे वर लिव्ड इन रिलेटिव सिक्लूजन और आइसोलेशन। जैसे आज भी आपने देखा होगा ट्राइबल एरिया जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग होता है। ट्राइब्स जो होती हैं वो सिक्लूजन में ही रहते हैं हमेशा, और उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, और दे मेंटेन देयर ओन सोशियो रिलीजियस कल्चरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ, कि उनकी अपनी एक पॉलिटिकल लाइफ होती है, अपनी सोशल लाइफ होती है, और एक अपनी ही जो है वो उनके कल्चर्स होते हैं। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले अगर हम इनकी इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या और सब्सिस्टेंस जो था वो था दैट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन लैंड एंड फॉरेस्ट। यानी लैंड जो उनकी कल्टीवेशन जो भी वो अपनी ट्रेडिशनल क्रॉपिंग करते थे, प्लस फॉरेस्ट के ऊपर पूरी तरीके से वो डिपेंडेंट थे, बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अगर उनके कस्टमरी राइट्स की बात करें तो हर एक ट्राइबल के पास अपना कस्टमरी राइट था अकॉर्डिंगली। मतलब ये है कि वहाँ पे जो लैंड लॉर्ड सिस्टम था वो नहीं था, हर कोई ट्राइबल अपनी लैंड का खुद ऑनर होता था। और अगर हम सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो मेनली उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट होती थी थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे फायरवुड्स हो गई, या फिर कोई मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, हर्ब्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इवन हनी दैट वाज आल्सो द सोर्स ऑफ इनकम। और उसके बाद और दूसरी चीज़ें जो वो करते थे फॉरेस्ट के अलावा, दैट मीन्स वेविंग, बास्केट मेकिंग, फिशिंग एंड हंटिंग। दैट मीन्स कि चाहे वो उनकी इकोनॉमिकली, चाहे वो ट्राइबल्स जो थे इंडिया में मोनार्कियल सिस्टम था, लेकिन वो मोनार्क्स जो थे वो ज़्यादा इंटरफेरेंस इनकी इकोनॉमिक लाइफ में नहीं करते थे। सिमिलरली इनकी पॉलिटिकल लाइफ भी बहुत इंडिपेंडेंट थी। वो कैसे कि इनकी अपनी ट्राइबल कमेटीज़ होती थी, और उन ट्राइबल कमेटीज़ के रिस्पेक्टिव चीफ्स होते थे, और क्लैन काउंसिल्स होती थी। क्लैन काउंसिल मतलब लाइक जैसे पंचायत होती हैं उस तरीके के क्लैन काउंसिल्स होते थे। और जो इनका जुडिशियल सिस्टम भी होता था वो इन्हीं क्लैन काउंसिल्स और इन्हीं क्लैन चीफ्स के थ्रू जो है वो यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम को चलाते थे। तो इस तरीके से चाहे उनकी सोसाइटी हो, चाहे उनका इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे उनका पॉलिटिकल या जुडिशियल सिस्टम हो, वो पूरा इंडिपेंडेंटली ट्राइबल्स जो थे उसके साथ खुद डील करते थे। आउटसाइडर्स की वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो स्टार्टिंग में तो ब्रिटिशर्स ने जो प्रोविंसेस थी उनको फोकस किया, और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो थी उससे उस चीज़ से जो है वो इफ़ेक्ट होने लगी। लेकिन ट्राइबल्स जो थे उनको बहुत बाद में जाके ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। और ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस इन ट्राइबल एरियाज़ में क्यों हुई, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया, दैट मीन्स कि उन्होंने रेलवेज इस्टेब्लिश किए, उन्होंने रोडवेज बिल्ड करना स्टार्ट किया, उन्होंने टेलीग्राफिक लाइंस जो थी वो जब इन्होंने यहाँ पे बिछाना शुरू किया, तो उस टाइम पे वो एरियाज़ उनको ट्राइबल एरियाज़ से ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन सेटअप जो था वो गुजरना था। तो तब वो ट्राइबल्स के कांटेक्ट में आए, तो ब्रिटिशर्स ने उनकी लैंड जो है वो एक्विजिशन करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ साथ उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जुडिशियल लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो आ गई। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इफ़ेक्ट्स क्या हुए कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स इन ट्राइबल एरियाज़, कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इनकी लैंड ऑक्यूपाइड की। सिर्फ ऑक्यूपाइड नहीं की, एक न्यू सेट ऑफ सिस्टम इस्टेब्लिश किया, दैट इज़ ज़मींदारी सिस्टम, जिसमें उन्होंने ज़मींदार और ठेकेदार जो थी वो नई क्लास वहाँ पे इंट्रोड्यूस की। और ये जो ज़मींदार और ठेकेदार थे ये जो है वो बहुत बुरी तरीके से ट्राइबल्स के साथ बिहेव करते थे। इसी के साथ साथ अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने लैंड रेंट इंट्रोड्यूस किया। ट्राइबल्स जो थे इससे पहले अपनी मर्जी से अपने चीफ्स को ट्रिब्यूट्स देते थे इन द फॉर्म ऑफ काइंड, ज़्यादातर वो काइंड की फॉर्म में देते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने एक लैंड रेंट इंट्रोड्यूस किया, एंड वो कंपलसरी कर दिया। क्या
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये लैंड रेंट ब्रिटिशर्स काइंड की फॉर्म में नहीं, काइंड मतलब लाइक कोई ग्रेन्स होगी या हनी हो गया या कोई और फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, उसकी फॉर्म में नहीं लेते, ये कैश की फॉर्म में लेते थे। तो इसके लिए दो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। एक तो ये कि ये जो ट्राइबल्स थे इनको अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में जाके सेल करने पड़ते थे पहले, और इनके जो प्राइस होते थे वो फ्लक्चुएट करते थे अकॉर्डिंग टू द मनी लेंडर्स, यानी जो इनसे खरीदते थे वो उनके हिसाब से, अपने हिसाब से मनी लेंडर्स जो थे वो इनसे प्रोडक्ट्स जो थे वो अपने हिसाब से खरीदते थे। और प्लस वो वो लोन भी जो इतना उनको सप्रेस किया जाता था, इतना ज़्यादा उनको लैंड रेंट होता था कि उनको मनी लेंडर से लोन भी लेना पड़ता था, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत सा इंटरेस्ट चढ़ने लगा। तो इकोनॉमिकली भी जो ये जो थे ट्राइबल्स थे, इनकी कंडीशन बहुत जो थी वो ख़राब होने लगी। इसके बाद ट्रेडर्स जो थे उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो ट्रेडर्स की अलग से एक्सप्लॉइटेशन चलने लगी। तो इस तरीके से पूरी मार्केट इकोनॉमी जो थी वो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे स्टार्ट कर दी। इससे पहले इनकी इंडिजीनियस इकोनॉमी होती थी जहाँ पे ये अपने हिसाब से चीज़ें करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने पूरी मार्केट इकोनॉमी यहाँ पे एस्टैब्लिश की। इसके बाद अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो क्लैन काउंसिल्स जो थे उनको रिप्लेस किया गया बाय द काउंसिल्स ऑफ राजाज, यानी जो एडजॉइनिंग एरिया के राजाज होते थे उनको बोला गया कि अब इनकी जो पॉलिटिकल जो भी सिस्टम है वो आपके हाथ है, आप अपने हिसाब से चलाओगे। इवन कि जो जुडिशियल सिस्टम था उसको भी, जो इनकी कस्टमरी सिस्टम था जुडिशियल सिस्टम, उसको रिप्लेस किया गया बाय न्यू लीगल सिस्टम। न्यू लीगल सिस्टम की दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये एलियन सिस्टम था, क्योंकि इससे पहले इनके चीफ्स जो थे वो डिसीजन देते थे, कोई भी क्राइम अगर किसी ट्राइबल ने किया है उसके हिसाब से, चाहे वो सिविल हो चाहे वो कोई भी क्रिमिनल हो, तो उसके हिसाब से वो उनको डिसीजन देते थे। लेकिन अब ये सब चीज़ें जो थी वो लॉयर्स और जजेस के हाथ में चली गई थी, और ये प्रोसेस भी बहुत हेक्टिक भी था, प्लस ये एक्सपेंसिव भी था क्योंकि इनको लॉयर्स हायर करने पड़ते थे। तो इन सब चीज़ों से जो ट्राइबल्स थे वो अक्वेंटेड नहीं थे, दे वर नॉट फेमिलियर टू दिस सिस्टम, तो इस वजह से उन्होंने जो है वो रिटेलिएशन स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा और चेंजेस जो ब्रिटिशर्स ने लाई वो थी फॉरेस्ट पॉलिसी। फॉरेस्ट पॉलिसी को 1884 में इस्टेब्लिश किया गया, जिसके अकॉर्डिंगली जो ट्राइबल्स के जो फॉरेस्ट राइट्स थे, जो उनके कस्टमरी राइट्स थे रिलेटेड टू फॉरेस्ट, उनको कर्टेल्ड कर दिया गया। और उनको अब ये बोला गया कि फॉरेस्ट में जो भी प्रोडक्शन होगी या जिसको जो भी कमोडिटीज़ वो वहाँ से बेचेंगे, सेल करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो सब ब्रिटिशर्स के कहने पे किया जाएगा, और उसके लिए ऑफिसर्स जो थे वो वहाँ पे लगाए गए। और ये ऑफिसर्स जो थे ये भी बहुत ज़्यादा क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करने लगे ट्राइबल्स को। इसके अलावा जब डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ, यानी रेलवेज इस्टेब्लिश हुए, रोडवेज वहाँ पे बनाई गई और टेलीग्राफिक लाइंस जब बिछाई गई, तो उसकी वजह से क्या होने लगा कि बेगार मतलब एक फोर्स्ड लेबर इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि जो ट्राइबल्स के जो चिल्ड्रन या विमेन होते थे उनको असॉल्ट किया जाता था और उनको फोर्स्ड लेबर करवाया जाता था, मतलब उनको उनके लेबर के लिए उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। तो इस तरीके से बहुत एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया उन्होंने ट्राइबल्स को, चाहे वो वीमेन हो, चाहे मेन हो, चाहे चिल्ड्रन हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज जब इंडिया में आए थे तो उनका जो मेन पर्पस था दैट वाज कन्वर्शन की ज़्यादा से ज़्यादा हम हर रिलीजन के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें। तो इन मिशनरीज़ को ये लग रहा था कि ये जो ट्राइबल्स हैं दैट वर द मोस्ट वनरेबल, कि बहुत वनरेबल हैं, इनको ईजी होगा हमें कन्वर्ट करना। तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी जो थी वो इन ट्राइबल एरियाज़ में पहुंच गई। तो जब इनके रिलीजियस और इनके सोशल अफेयर्स में भी ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, तो तब जो ये जो थे ट्राइबल्स जो थे उन्होंने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स वहाँ पे स्टार्ट कर दी। लेकिन इससे पहले एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो ज़मींदार, ठेकेदार, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और ये मिशनरीज हेड या मिशनरीज से रिलेटेड लोग जो थे, इनको ये आउटसाइडर्स बोलते थे और ट्राइबल्स के लैंग्वेज में इनको डीकूज बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में और केएस में भी पूछ चुके हैं कि ट्राइबल्स जो थे वो आउटसाइडर्स को क्या बोलते हैं, तो आंसर इज डीकूज। अब हम आ जाते हैं इनकी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स पे। तो इनकी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स जो थी वो दो पार्ट्स में होती है। एक होती है जब ये इंडिविजुअली जो है वो लड़ रहे थे, ट्राइबल्स ग्रुप्स जो थे वो लड़ रहे थे इनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। एक है जिसमें ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो चल रही थी इंडिया में, जो नेशनल मूवमेंट्स चल रही थी उनके साथ कंबाइन होके, तो वो मैं आपको अलग अलग बताती हूँ। इसीलिए मैंने इसको ईजी करने के लिए इसको 3 फेजेस में मैंने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1800 से 1900 एडी में जो भी नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में मूवमेंट्स हुई हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल मूवमेंट्स थी।
उसके बाद हम 1900 से 1945 वाली मोमेंट पढ़ेंगे, वो इसलिए क्योंकि 1905 के बाद 1905 से ही इंडिया में नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, तो ये ट्राइबल मूवमेंट्स उनके साथ कंबाइन होती जाती थी, इसलिए हम वो अलग से पढ़ेंगे और लास्ट में हम साउथ इंडिया के ट्राइबल मूवमेंट्स अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 फेजेस में मैंने इसको डिवाइड किया। तो आज हम फर्स्ट फेज से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फेज जो है वो 1800 से 1900 AD के बीच में, और इस फेज में हम नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न वेस्टर्न और ईस्टर्न जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली मूवमेंट जो थी दैट वाज तमार रिवोल्ट या तमर रिवोल्ट भी इसको कहते हैं, जो 1789 से लेके 1900 तक चली थी। इस रिवोल्ट के सबसे पहले फेजेस कौन से थे? ये रिवोल्ट 2 फेजेस में हुई थी। फर्स्ट फेज में ये कन्फाइंड थी जिस एरिया में, वो था बंगाल, और बंगाल में भी मिदनापुर, कोइलपुर, जालदा एंड सीली, इन एरिया तक ये मूवमेंट जो थी वो चली थी। और इसका रीज़न क्या था? रीज़न था फॉल्टी एलियन सिस्टम। वो फॉल्टी एरियल सिस्टम क्या है वो मैं आपको यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये बता चुकी हूँ कि जो जो इन्होंने चेंजेस लाई, चाहे फॉरेस्ट में, चाहे लॉ, चाहे लैंड्स लॉ में, चाहे इकोनॉमी में, पॉलिटी में, तो वो सब मैंने आपको बता दिया। उसके अगेंस्ट ये रिवोल्ट हुई थी। और ये जो रिवोल्ट थी, इस टाइम पे जो ट्राइबल्स थे उनको हो ट्राइब्स बोलते थे, ठीक है। और जो उनके लीडर थे वो थे भोलानाथ साहे। भोलानाथ साहे वॉज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। लेकिन इस मोमेंट को फर्स्ट फेज में ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया था। सेकेंड फेज में ये मोमेंट हो ट्राइबल से निकल के बाकी ट्राइब्स तक भी फैली, लेकिन हो ट्राइब्स अभी भी प्रोमिनेंट ही थे, ज़्यादा ट्राइब्स जो थी वो हो की ही थी, इसीलिए इसको हो मोमेंट भी कहते हैं। तो इस टाइम पे सेकेंड फेज में ये ओरांस, मुंडास, होस एंड कोल्स ट्राइब तक फैल गई थी। और इस फेज में ये लोग ज़्यादा वायलेंट हो गए थे, ये जो ट्राइब्स थे ये बहुत वायलेंट हो गए थे, और इन्होंने प्लंडरिंग और मर्डर भी स्टार्ट कर दिया था। बहुत से यूरोपियन ऑफिसर्स और सिविल पॉपुलेशन का इन्होंने, उनकी प्लंडरिंग करते थे, उनकी चीज़ें चुरा ले जाते थे, और साथ ही साथ उनको मर्डर भी कर देते थे। और ये जो इस वजह से ब्रिटिशर्स को इनके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ा, और ब्रिटिशर्स ने इस पूरी रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। हो लैंड जो थी वो पूरी तरीके से एनेक्स्ट कर ली ब्रिटिशर्स ने, बट जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, हो एडमिनिस्ट्रेशन को एज इट इज़ रहने दिया, और वो बोला गया कि ये ट्राइबल्स खुद चलाएंगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन। सिर्फ जो एरिया था उसको ब्रिटिशर्स ने एनेक्स्ट कर दिया और पूरी रिवोल्ट को उन्होंने सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट आ गई खासी रिवोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट। खासी ट्राइब जो है वो मेघालय की है, लेकिन मेघालय की नहीं है, सिर्फ यहाँ पे असम में भी खासी ट्राइब्स हैं। तो ये जो ट्राइब्स थे, ये जो रिवोल्ट थी, ये रिवोल्ट 1829 में स्टार्ट हुई थी, और जो एरिया था वो था मेघालय एंड असम। और इसके जो लीडर थे वो थे टिरोट सिंह और उसके साथ भोर मानिक सिंह। ये क्वेश्चन आ चुका है, टिरोट सिंह एंड भोर मानिक सिंह जो थे वो इसके लीडर्स थे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, क्यों इन्होंने रिवोल्ट किया था? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कि रोडवेज यहाँ पे बना रहे थे, और यहाँ पे जो ट्राइबल वीमेन और जो चिल्ड्रन थे उनको बहुत असॉल्ट किया जाता, बहुत तंग किया जाता। दैट वाज द रीज़न कि ट्राइबल्स ने यहाँ पे ये रिवोल्ट किया था। लेकिन इस रिवोल्ट को भी पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया था। नेक्स्ट रिवोल्ट जो है दैट वाज खेमर मूवमेंट ऑफ द सांथल्स। रिमेंबर वन थिंग, ये सांथल रिवोल्ट जो आप पढ़ते हो ये वो नहीं है, ये उससे पहले खेमर मूवमेंट हुई थी। इसका मतलब क्या है खेमर का, पहले ये हम समझते हैं। खेमर बेसिकली एंशंट नेम है सांथल्स का। ये क्वेश्चन आ चुका है कहीं पे, मुझे याद नहीं है ये कहाँ पे आया है, बट और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खेमर को और सांथल को वो एक जैसी रिवोल्ट को मान के चलते हैं। लेकिन पहले खेमर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, फिर बाद में सांथल रिवोल्ट हुई थी, आप ये याद रख लीजिएगा। खेमर मूवमेंट जो है वो 1833 AD में स्टार्ट हुई थी। ये राजमहल हिल्स झारखंड के ट्राइबल्स जो थे उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, और ये इनके जो लीडर थे वो थे भागीरथी मांझी, जिनको बाबा जी भी कहते थे। बाबा जी क्यों कहते थे? वो इसलिए क्योंकि एक तो वो ये उनका एम क्या था इस मूवमेंट के अगेंस्ट, वो ये था कि ये रीस्टोर करना चाहते थे गोल्डन एज ऑफ सांथल्स। गोल्डन एज ऑफ सांथल्स मतलब ये जब सांथल जब उनके पास अपने कस्टमरी राइट्स थे, अपने इकोनॉमिक राइट्स थे, अपने लाइक फॉरेस्ट राइट्स थे, तो ये चीज़ें वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि ये इफेक्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा, ये जो भागीरथी मांझी थे, he exhorted them to worship God Ram and identifying him with सांथल्स।
ये मतलब था, इसको थोड़ा रिलीजियस कलर दिया था, इसलिए इनको बाबा जी कहते थे, क्योंकि ये कहते थे कि हम राम राज्य को यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, और हर सांथल को वो इक्वल टू राम मानते थे, ठीक है। और इस वजह से यही रीज़न था कि ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा इनके ऊपर हैवी हैंड नहीं दिखाया, लेकिन इस मोमेंट को उन्हें सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट आती है सांथल रिवोल्ट ऑफ 1855। ये रिवोल्ट जो थी उस टाइम पे सांथल्स बहुत ज़्यादा सांथल एरिया में जो ट्राइबल्स थे वो बहुत वायलेंट हो गए थे, और ये 2 ब्रदर्स थे जिन्होंने लीड किया था इस मूवमेंट को, दैट वाज सिद्धू एंड कन्हू, और इन्होंने गेरिला टैक्टिक्स को वहाँ पे जो है वो यूज़ किया था। गेरिला टैक्टिक्स का मतलब होता है कि जो है वो छुप के जो है वो अटैक करना अपने एनिमीज़ पे, तो इस टेक्निक का यूज़ किया था, और ये टेक्निक बहुत फ्रूटफुल रही थी। वो क्यों? क्योंकि कुछ टाइम तक ब्रिटिशर्स को सांथल्स ने अपने परगना से जो था वो बाहर निकाल दिया था, लेकिन 1856 तक आते आते ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को, इस मूवमेंट को भी पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया। लेकिन इनका इफेक्ट जो था, सांथल रिवोल्ट का इफेक्ट ये था कि ब्रिटिशर्स ने सांथल परगना टेनेंसी एक्ट 1856 पास किया। इस एक्ट में कुछ राइट्स दिए गए सांथल्स को, और ये एक्ट, टेनेंसी एक्ट इंपॉर्टेंट है 1856 का, बिकॉज ये बहुत बार मैंने देखा एग्जाम में आया है। इसके प्रोविजंस क्या थे कि सेपरेट सांथल डिस्ट्रिक्ट, एक सांथल डिस्ट्रिक्ट, सेपरेट सांथल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जिसको सांथल परगना कहा गया, और 5000 स्क्वायर माइल्स एरिया वाज कार्व्ड आउट, यानी पूरे सांथल, पूरे राजमहल जो झारखंड वाला एरिया है जहाँ जहाँ पे ये सांथल्स थे, उन एरियाज़ को में सिर्फ 5000 स्क्वायर माइल्स को अलग से कार्व्ड आउट किया गया, और उसको नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट बोला गया, कि यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सांथल्स रहेंगे, उनका अपना सिस्टम चलेगा, वो अपनी तरीके से अपनी लैंड का यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी सारा एरिया जो था वो ब्रिटिशर्स ने जो है वो ऑक्यूपाइड कर लिया था, और ये जो 5000 स्क्वायर माइल्स वाला एरिया है इसको सांथल परगना कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया कछुआ नागा रिवोल्ट। ये 1882 में हुई थी कछुआ नागा रिवोल्ट। नागा ट्राइब जो थी वो नागालैंड में है, उसके बाद असम में है एंड मणिपुर में है। तो ये वाली जो रिवोल्ट थी ये बेसिकली कचार असम में हुई थी, जिसे नागा ट्राइबल्स ने किया था। रीज़न जो था वो सिमिलर कि एलियन रूल जो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने इनके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट इन्होंने ये रिवोल्ट की थी, और यहाँ पे जो लीडर थे वो थे शंभू दास। अब ये मोमेंट किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? बिकॉज ट्राइबल्स क्लेम दैट हिज मैजिक वुड नॉट लेट द बुलेट्स हार्म हिज फॉलोअर्स। यहाँ पे भी कुछ ना एक रिलीजियस कलर दे दिया था इस मोमेंट को, बिकॉज उनके जो फॉलोअर्स थे, जो शंभू दास के जो फॉलोअर थे, उनको ये लगता था कि शंभू दास जो हैं उनके पास कुछ वो ही इज़ इक्वल टू गॉड, उनके पास कोई जादू है कि अगर हम रिवोल्ट करेंगे तो ब्रिटिशर्स की बुलेट्स जो है वो हमें हिट नहीं कर पाएगी। तो इस बेसिस पे ये रिवोल्ट इन्होंने की थी, लेकिन इस रिवोल्ट को भी ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। ये वाली लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा था, किसी IAS के एग्जाम में शायद ये आ चुकी है कि किस रिवोल्ट में जो शंभू दास के फॉलोअर्स थे वो किस रिवोल्ट में ऐसा कहते थे। तो आंसर इज कछुआ नागा रिवोल्ट। नेक्स्ट आ गई भिल रिवोल्ट। भिल रिवोल्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भिल ट्राइबल्स जो थे वो गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान की ट्राइब्स हैं। ये फर्स्ट फेज में, ये 2 फेजेस में हुई है। फर्स्ट फेज में ये जो रिवोल्ट है ये गुजरात के पंचमहल एरिया में हुई थी और 1818 से लेके 1848 तक हुई थी। इसमें जो मेन लीडर थे वो थे नवाका दास, इसके अलावा दशरथ, रूप सिंह और जसिया भगत, ये इसके लीडर्स थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने भिल, जो फर्स्ट फेज में भिल रिवोल्ट थी उसको भी सप्रेस कर दिया था। सेकेंड फेज में ये थोड़ी गुजरात से बाहर निकल के राजस्थान तक पहुंच गई और बंसवाड़ा और डिंगरपुर एरिया जो था राजस्थान का, वहाँ पे ये रिवोल्ट की थी भिल ट्राइब्स ने। और इस टाइम पे जो इनके लीडर्स थे सेकेंड फेज में वो थे गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजवंत एंड दौलत सिंह। लेकिन इस रिवोल्ट को भी ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। तो ये सारी रिवोल्ट्स थी 1800 से 1900 AD के बीच में। इस फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, दैट इज मुंडा रिवोल्ट। बिरसा मुंडा ने जो रिवोल्ट की थी वो 3 फेजेस में, वो बहुत बड़ी रिवोल्ट है, 3 फेजेस हैं उसके और वो बहुत बार एग्जाम में, खासकर मेंस एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, जो हम कल वीडियो करने वाले, उसमें वो रिवोल्ट मैं आपको अकेले पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये तो था, दिस इज़ ऑल अबाउट ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया फ्रॉम 1800 टू 1900 AD। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस क्या है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये
चैप्टर हमारा ट्राइबल मोमेंट ख़त्म होगा तो उसमें आज तक कितने ही क्वेश्चंस ट्राइबल्स पे आ चुके हैं, मैं उसको वो पूरा आपको डिटेल में बताऊंगी और उसकी आंसर राइटिंग भी आपको बताई जाएगी। एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था चैनल में, हमारे यूट्यूब चैनल में उन्होंने मैसेज किया था कि मैम हमें स्क्रीनशॉट लेना होता है, इसलिए आप बोर्ड खाली छोड़ दिया करो। तो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड खाली रख रही हूँ 2 मिनट के लिए, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।